वेलकम टू स्टारबक्स। तब तक हमने देखा था कि ये वांशी मुरन को खाना देता है और जब वह वो ब्रेकफास्ट शियाशिनी के लिए लेके जाता है तो शियाशिनी उसकी तारीफ कर देता है। पहली बार मुरान की किसी ने तारीफ करी थी, इसीलिए मुरान खुश हो जाता है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। बिना किसी देरी के इन सब की ट्रेनिंग चालू हो जाती है। ट्रेनिंग के साथ साथ मुरान को जो हद से ज़्यादा पसंद आता है वो ट्रेनिंग नहीं बल्कि गोल्डन फेदर्स को इकट्ठा करना। उसे उसमें मज़ा आता था। आखिर उसने अपने पिछले जन्म में ही फेदर कबीले को हरा चुका है, तो फिर इन लूजर्स से उसको सीखने को आखिर क्या ही मिलेगा इतना बड़ा। हर दिन सुबह होने से पहले मोरान और उसके साथ ही एंसेस्ट्रल एबिस पे जाते ताकि वह गोल्डन फेदर्स को इकट्ठा कर सकें। फिर उसके बाद जूरोंग केव में वह सब मेडिटेशन करते और फिर 4 घंटे मेडिटेशन के बाद वह फेदर कबीले से ट्रेनिंग लेते कि डीमंस को कैसे हराया जाता है। वो ट्रेनिंग भी 4 घंटे तक हुआ करती थी और फिर 4 घंटे की ट्रेनिंग के बाद वो असुर एरेना में जाते जहाँ वह सब एक दूसरे से कॉम्बैट फाइट करते ताकि अपनी स्किल्स को अच्छे से रिफाइन कर सकें। और फाइनली शाम में मैडम 18 का लेक्चर होता जो कि सबको सुनना होता था। वो भी डीमंस को हराने से रिलेटेड ही होता था। और इन सभी में मुरान का फेवरेट लेक्चर वो रात वाला लेक्चर, क्योंकि उस लेक्चर में वो शिमी से मिल पाता था। सारे स्पेशलाइज्ड डिवीजन उस एक लेक्चर के लिए एक साथ रुकते थे। वो जानता था कि शिमी की स्पीड इतनी अच्छी नहीं है और इसीलिए मुरान को चिंता रहती थी कि वो खाना खा पाता होगा कि नहीं। तो इसीलिए हर दिन जो भी मुरान गोल्डन फेदर्स कलेक्ट करता था उनमें से आधे शिमी को दे दिया करता था। लेकिन इसके अलावा उसको ज़रा भी मौका नहीं मिलता था कि वह शिमी से बात कर पाए, क्योंकि उनके पास वक्त ही नहीं होता था। उसके अलावा मुरान अपना पूरा दिन चिवेनिंग के साथ बिताता और जल्द ही दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता था। वह हमेशा जहाँ भी होते संग होते। और अभी चिवेनिंग ब्रिज की रेलिंग पे बैठा है जहाँ वो एक पत्ती से धुन निकाल रहा है। वहीं मुरान भी उसके बगल में ही बैठा है। चाहे दिन हो या रात, मौसम साफ हो या भारी, अगर चिवेनिंग ब्रिज की रेलिंग पे बैठा है और आराम से एक पत्ती से अपनी धुन बना रहा है तो मोरान उसके बगल में ही बैठा होगा। या फिर कभी कभी जब चिवेनिंग लेक के पास मछलियों को खाना खिलाता था तो मोरान भी उसके पास छाता लिए खड़ा होता था। पीच ब्लॉसम स्प्रिंग में जब बारिश आती थी तो हमेशा मोरान चिवेनिंग को अपनी पीठ पर उठा लेता था। वहीं चिवेनिंग छाता पकड़े उन दोनों को बारिश से भीगने से बचाता। जैसे कि फिलहाल अभी हो रहा था। बारिश काफ़ी तेज़ थी और क्योंकि काफ़ी देर से चिवेनिंग मुरान की गोद में था तो चलते चलते मुरान के माथे पर पसीने की शिकन आ जाती है। जब शियाशिनी ये देखता है तो वह अपना रूमाल निकालता है और उसके माथे से पसीना पोंछने लगता है। वो रूमाल एकदम सफ़ेद रंग का था जिस पर कोने में हैतैंग के फूलों की कढ़ाई हो रखी थी। मुरान जब इस रूमाल को देखता तो उसे अजीब लगता। उसे लग रहा था कि उसने ये रूमाल पहले भी कहीं देखा है, लेकिन उसे समझ नहीं आता। एक दिन चिवेनिंग आंगन में बैठा हुआ आराम कर रहा था और तभी मुरान आके उसके बाल खोल देता है। वहीं मुरान चिवेनिंग के बाल खोलता है और उसकी हाई पोनीटेल बना रहा होता है। उसने बस वो चोटी बना ही दी थी कि तभी ये वांशी आता है। उसे देख के लग रहा था कि उसके बाएं कंधे पर चोट लगी हुई है। मुरान जैसे ही उसे देखता है, ये शिक्षाओं क्या आपको चोट लगी है? ये वांशी हाँ की ओर इशारा करता है और उसके बाद कहता है कुछ नहीं है, बस लड़ाई के दौरान हल्का सा लग गया। लेकिन वो आदमी वो बच्चेलन है, बहुत घिनौना। मुरान को समझ नहीं आता और वो कहता है क्या क्या आपको छेड़ा गया है? ये सुनने के बाद ये वांशी गुस्से से मुरान की तरफ देखता है और पूछता है आखिरकार तुम सोच क्या रहे हो? मुरान फिर हंसने लगता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन फिर भी वो क्यूरियस था जानने में कि हो क्या रहा है। लेकिन वो था कौन? ये वांशी रिप्लाई करता है कौन हो सकता है? आखिर उस कुनलुन ताक्षु पैलेस के इश्कबाज के अलावा हो भी कौन सकता है? मुरान कहता है ओह, और वो मन में सोचता है क्या ये वही इंसान है जो मैं सोच रहा हूँ? हाल ही में पीच ब्लॉसम स्प्रिंग में कई सारी फीमेल डिसाइपल्स एक दूसरे के साथ फुसफुसाती रहती हैं।
जैसे कि दाशिक ऐसे हैं, दाशिक वैसे हैं। चलो ये चीज़ समझ आती है अगर ये केवल टीनेज ईयर्स की लड़कियां करती हों तो। मगर कल ही एक 40-50 साल की फीमेल कल्टीवेटर झाड़ियों के पास लेटी हुई अजीब तरीके से बोल रही थी और उसकी आंखों में हद से ज़्यादा इमोशंस थे। वह कह रही थी, इस दुनिया में दाशिक के सामने कोई नहीं टिक सकता। अगर वह मेरी तरफ बस एक बार देख लें, एक बार मुझसे बात कर लें, तो मैं बिना किसी पछतावे के नरक में चली जाऊंगी। मुझे कोई खेद नहीं। जब मुरान ने ये चीज़ सुनी तो वहीं उसने अपना आपा खो दिया और उस कल्टीवेटर के सामने ही जोर से हंसने लगा। लेकिन उसे भी नहीं समझ आ रहा था आखिर ये दाशिक है कौन जिस पर हर लड़की मरी जा रही है। लेकिन पीच ब्लॉसम स्प्रिंग इतने सारे कल्टीवेटर्स से भरा हुआ है जो कि एक दूसरे से बात तक नहीं करते, तो मुरान ने आज तक वो दाशिक अभी तक नहीं देखा। वहीं मुरान दाशिक के बारे में सोच ही रहा था कि तभी ये वांशी अपना गुबार निकालने लगता है। मैं बस लिंगू तावन में ड्रिंक कर रहा था और वो निर्लज वो भी उधर ही था जहां उसने अपने आगोश में एक लड़की को ले रखा था। वो सच में घटिया नजारा था, लेकिन ये उनकी मर्जी है, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता, ना ही मेरा उसमें कुछ लेना देना है। मुरान बात सुनकर कहता है, बात तो सही है। फिर ईवांशी कहता है, और तभी गुयू ये पैलेस की एक फीमेल डिसाइपल आई जो कि उधर किसी को ढूंढ रही थी। मुरान फिर कहता है, वह जरूर दाशिक को ढूंढ रही होगी, है ना? ये सुन ईवांशी चौंकता है। हाँ, तुम्हें कैसे पता? तुमने भी दाशिक के बारे में सुना है? मुरान ये सुनकर हंसता है और कहता है, अगर ये चीज़ आप जैसे इंसान जिसे फालतू चीज़ों से मतलब नहीं उसे तक पता है, तो मुझ जैसा इंसान जिसे इन चीज़ों में मज़ा आता है उसे कैसे नहीं पता होगा? फिर ईवांशी उसकी ओर देखता है और कहता है, ये दाशिक अलग ही है, न जाने किस मिट्टी से बना है। पता चलता है वो जो गुरु ये डिसाइपल थी वो उधर उसके दाशिक को इसीलिए ढूंढ रही थी क्योंकि कुछ दिन पहले उस घटिया आदमी ने उसके साथ प्यार की कस्में खाई थी और ये वादा करा था कि वह उसका कल्टीवेटर पार्टनर बनेगा और जिंदगी में उसके साथ हमेशा रहेगा। मुरानी सुनते ही हंसने लगता है। वो और ऐसा वादा मैं लिख के देता हूँ कि यही सेम लाइन उसने अब तक 20 लड़कियों को चिपका दी होंगी। यही तो कर रहा होगा वो। जिस भी लड़की को उसे अपने झांसे में लाना होगा वो उसके पास जाता होगा, प्यार भरी बातें करता होगा और उनको फिर फंसा लेता होगा। यही कर सकता है, मैं कह रहा हूँ। चिवेनिंग मुरान की बात बहुत ज़्यादा ध्यान से सुन रहा था और उसकी बात मुरान को देखकर कहता है, हाँ, तुमको तो पता ही होगा। चिवेनिंग तो बस मुरान को छेड़ रहा था, लेकिन किसने सोचा था कि इधर मुरान की जगह ये वांशी मुरान की साइड लेगी। मोक्षांग सच कह रहे हैं और सच भी कुछ ऐसा ही है। वो फीमेल डिसाइपल अपने दाशिक से हद से ज़्यादा प्रभावित थी, तो जब उसके दाशिक ने यह बात उससे कही तो उसने आसानी से उस बात पर विश्वास कर लिया और अपनी वर्जिनिटी दाशिक को दे दी। जब ईवांशी ने यह बात जैसे ही कही, मुरान सीधा चिवेनिंग के कान दबाता है ताकि वो ये बात सुन ना पाए। चिवेनिंग फिर कहता है, तुम क्या कर रहे हो? मुरान कहता है, छोटे बच्चे ये चीज़ नहीं सुन सकते, तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए ये हानिकारक है। चिवेनिंग को ऐसा फील होता है जैसे उसी की बात मुरान ने उसी से कह दी हो। मुरान ने चिवेनिंग के कान अच्छे से दबा रखे थे और वह ईवांशी की ओर देखकर कहता है, और फिर ईवांशी एक इज्जतदार इंसान था। उसे नहीं पता था कि मुरान इन बातों से खुद के ही मज़े ले रहा है। उसे काफ़ी ज़्यादा मज़े आते हैं ऐसी बातों में। और ईवांशी कहता है, फिर क्या हो सकता है? दाशिक ने मना कर दिया, ना ही उसने उस लड़की को मौका दिया बेचारी कि वह उसकी पूरी बात सुने। और तभी वो लड़की अपना वो तोहफा निकालती है जिसे उसके दाशिक ने प्यार की निशानी के तौर पर दिया था और उससे सवाल करती है। उसका दाशिक ऐसे ही तोहफे 2 और दिखाता है और वो निर्लज कहता है कि ये तोहफे वो तो अपने हर दोस्त को देता है, तो इसमें ऐसा क्या खास है कि वो उसे कल्टीवेशन पार्टनर बना ले। मुरान कहता है, ये तो हद से ज़्यादा गंदी हरकत थी। ईवांशी कहता है ना? मैं बस ये चीज़ होते हुए बैठा हुआ देख नहीं पाया, इसीलिए मैं उसके पास बात करने गया ताकि उसे समझा सकूं। और ईवांशी शांत हो जाता है जैसे कि वह अपने गुस्से के घूंट पी रहा हो
और हम जो बात कर रहे थे उसकी कोई मंजिल नहीं थी, तो हम सीधा लड़ाई पर उतर आए। ये सुनकर मुरान मुस्कुराता है। मैं समझा। और मन में सोचता है, ऐसा नहीं हो सकता कि बस यही हुआ होगा। अगर ये दाशिक्षोंग वही इंसान है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो शुरुआत से यीवांशी से लड़ना चाहे। पिछले जन्म में उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी ही नहीं। यीवांशी ज़रूर कुछ ना कुछ भूल गई होगी, या फिर कुछ ऐसा जो कि काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है कि मुझे बता नहीं सकती। मगर अगर यीवांशी ये नहीं कहना चाहती तो मुझे भी उससे नहीं पूछना चाहिए। और वो टॉपिक चेंज करके कहता है, तो फिर वो दाशिक्षोंग अपनी स्किल्स में काफ़ी ज़्यादा माहिर होगा, क्योंकि अगर लड़ाई में उसने ये शिक्षाओं को चोट पहुंचा दी तो ज़रूर वो अव्वल होगा। मुरान ने ये बात कह तो दी, लेकिन ये चीज़ गलत थी, और ये कहना भी, क्योंकि जैसे ही मुरान ने ये कहा, यीवांशी का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। उसकी आंखों में हद से ज़्यादा गुस्सा था। हाँ, वो बहुत ही माहिर है, अव्वल तो ज़रूरी है ना? क्योंकि उसे मुझसे तो फाइट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जो उसके आसपास सारी औरतें थीं वही मुझ पे चढ़ गईं, और उसके हिस्से की लड़ाई मुझसे करने लगी। वो बेशरम, वो किसी लायक नहीं है। मुरान समझता है, हाँ, और फिर चाहकर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाता और जोर जोर से यीवांशी के सामने ही हंसने लगता है। अब उसे समझ आया कि यीवांशी को टक्कर असल में किसी दाशिक्षोंग ने नहीं, पर उसकी तितलियों ने दी है। यीवांशी बेचारी कंफ्यूज हो गई होगी कि उन पर हमला आखिर कैसे करें, जिसकी वजह से बेचारी ने खुद को ही चोट लगा ली। और अगर अब मुरान यीवांशी के गालों की ओर देखे तो उस पर ज़रूर लड़कियों के नाखून के निशान हैं, जैसे कि उन्होंने यीवांशी को नोच डाला हो। और वो निशान देखकर मुरान फिर अपनी हंसी नहीं रोक पाता और हंसते हंसते ज़मीन पर गिर जाता है। ये दाशिक्षोंग ज़रूर अव्वल है, वाह! और वो और हंसने लगता है। चिवेनिंग कुछ नहीं कहता। वो अभी तक वही बात सोच रहा था जब यीवांशी ने कहा कि जब वह उससे बात करने गया तो उसकी कोई मंजिल नहीं निकली, और अंत में वह लड़ाई पर उतर आए, क्योंकि जहाँ तक वो यीवांशी को जानता है, वो लड़ाई की शुरुआत ऐसे ही नहीं करता और इतनी जल्दी अपना आपा नहीं खोता। वहीं फिर यीवांशी अपने घावों पर बैंडेजेस लगाने चला जाता है, और चिवेनिंग कहता है, मुरान। मुरान उसकी ओर देखता है। मुरान नहीं, शिक्षोंग। चिवेनिंग कहता है, ये दाशिक्षोंग, क्या ये मी हांगशू है? मुरान मुस्कुराता है, मुझे भी यही लगता है। चिवेनिंग फिर चुप हो जाता है और कुछ सोचने लगता है, और फिर उसे कुछ रियलाइज होता है और वो मुरान की ओर देख के कहता है, क्या क्या ऐसा हो सकता है कि यीवांशी के साथ? मुरान अपनी एक उंगली उठाता है और अपने लिप्स पर रखता है। चुप हो जाओ। और फिर चिवेनिंग के सामने बैठ के बोलता है, वैसे तुम उम्र के हिसाब से कुछ ज़्यादा छोटे नहीं हो इन सब चीज़ों के बारे में सोचने में। चिवेनिंग फिर कहता है, मैंने काफ़ी समय पहले सुना था कि इस मी हांगशू पर भरोसा नहीं करा जा सकता। उसने हर तरह की अजीब और बेतुकी चीज़ें करी हैं, तो हो सकता है कि उसने रुफेंग सेक्ट के डिसाइपल यीवांशी के साथ भी कुछ अजीब। मुरन हंसता है, वैसे तुम सही कह रहे हो, उस पर भरोसा तो नहीं करा जा सकता, लेकिन छोड़ो, हमें उनके बिजनेस में पड़ने का क्या फ़ायदा। इधर आओ और मुझे तुम्हारी चोटी बनाने दो दोबारा। जब मैं मार्केट में घूम रहा था तो मैंने एक प्यारी सी रबर बैंड देखी। उसे देखते ही मुझे तुम्हारी याद आ गई, और वो ज़्यादा महंगी भी नहीं थी, तो मैंने वो खरीद ली। चलो अब बैठो, मैं तुम्हारे बांधता हूँ। और चिवेनिंग जब उस रबर बैंड को देखता है, जिस तरह से मुरान को चिवेनिंग की पसंद नहीं आती, उसी तरह से चिवेनिंग को भी मुरान की पसंद ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं आई। वो रबर बैंड देखकर चिवेनिंग का मुंह बन गया, और वो उस रबर बैंड की ओर देखने लगा जो हद से ज़्यादा चमकीला था, और उसमें कई सारे फूल और बटरफ्लाइज की छवि बनी हुई थी, और एक बड़ी बटरफ्लाई उसमें लगी भी हुई थी जो कि बहुत ही टैकी लग रही थी। तुम पक्का ये मेरे लिए ही लाए हो? मुरान कहता है, अब ज़्यादा भी खुश मत हो, छोटे बच्चों को इस तरह के रंग पसंद आते हैं। देखो ये गोल्डन और रेड कितना अच्छा लग रहा है, तुम्हें ज़रूर पसंद आया होगा। चिवेनिंग कुछ नहीं कहता, उसे सच में ये नहीं पसंद आया था, लेकिन अगर वो ये सोचे तो ये पहली बार है कि मुरान ने उसे कुछ तोहफे में दिया है, इसीलिए वो अपना मुंह बंद कर लेता है और कुछ नहीं कहता। उसका चेहरा
पूरा ही उदासी से भरा हुआ था जब मोरन ने उसके बाल बांधे और वो रबर बैंड उसके बालों पे लगाई, जो कि उसके काले घने बालों पे अलग से ही दिख रही थी। लेकिन उसके बाद वो मोरन का खुश चेहरा देखता है और उसे महसूस होता है कि ये रबर बैंड इतनी भी बुरी नहीं है। जिस तरह के इसमें रंग हैं, जिस तरह का अभी मोरन उसके साथ है, जिस तरह से वो मोरन के साथ रह सकता है, अगर वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में होता तो वो शायद मोरन के साथ ऐसे पल कभी नहीं बिता पाता। ऐसा लग रहा हो मानो रबर बैंड की जो बटरफ्लाई है वो सही में चिवेनिंग की ज़िंदगी में खुशियों के पल दे रही हो। और ऐसे ही समय बीतता रहता है। वे सब लोग अपनी ट्रेनिंग में जुटे हुए थे और यूं ही पीच ब्लॉसम स्प्रिंग में रहते रहते आधा साल बीत जाता है। मैडम 18 ने कहा था कि 6 महीने बाद वो उनकी तरक्की देखने आएंगी कि उन्होंने अपनी स्किल्स कहाँ तक डेवलप कर ली हैं। और वो असेंबली में ग्रेसफुली अनाउंस करती हैं, जब से आप लोग यहाँ आए हैं ये आपकी पहली परीक्षा होगी। जिस तरह की आपकी परीक्षा है वो आपके डिवीजन पर निर्भर करती है और इसी तरह आपको अलग जगह में रहना होगा और उसी तरह अलग जगह ही आपकी परीक्षा ली जाएगी। जो हीलिंग के हैं उन्हें डोमेन ऑफ ग्रेट सॉरोज में जाना है, जो डिफेंस के हैं उन्हें डोमेन ऑफ ब्लड रिवर में जाना है और जो अटैकिंग डिवीजन के हैं उन्हें डोमेन ऑफ फींड्स में जाना है, यानी शैतानों के इलाके में। ये तीनों जगहें एक माया है, एक इल्यूशनरी क्षेत्र जिसको बनाया गया है जिस तरह से 100 साल पहले हम लोगों ने भूतों की नगरी देखी थी उस पर। जब तक आप अंदर रहेंगे आपके लिए कोई खतरा नहीं आएगा और वहाँ की मिस्ट्री जैसे ही आप सॉल्व कर लेंगे आप उस माया से बाहर आ जाएंगे। उस माया नगरी में आप में से 2 लोग एक साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो आप अकेले भी जा सकते हैं। बाकी आपने इस परीक्षा में कैसा करा ये हमारे जो दूत हैं वो हमें बता देंगे। अभी जो क्राइसिस आने वाला है ह्यूमन रीलिंग पे वह काफ़ी घातक हो सकता है, तो अगर आप इस परीक्षा पर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप लोगों के लिए ही अच्छा है। और असेंबली डिसमिस्ड हो जाती है और उनकी परीक्षा यानी कि उनका टेस्ट चालू। मोरन नहीं जानता था कि डिफेंस और हीलिंग डिवीजन में क्या चल रहा होगा, लेकिन अटैकिंग डिवीजन में आधे से ज़्यादा लोगों ने उस परीक्षा को सफलपूर्वक पूरा कर लिया था और सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करा था, जिससे मोरन को प्रतीत हो रहा था कि ये जो परीक्षा है ये इतनी भी मुश्किल नहीं होगी। और 10 दिन बाद इस बार मोरन की टर्न थी उस परीक्षा में अपना परीक्षण देने की। अटैकिंग डिवीजन की जो इंचार्ज थी वो मैडम 18 ही थी। जब मोरन उनके पास जाता है तो मुस्कुराती हैं और पूछती हैं, क्या मोशियानजुन किसी पार्टनर के साथ जाना चाहते हैं? मोरन इसके बारे में सोचता है और कहता है, अगर मैं किसी के साथ जा सकता हूँ तो हाँ मैं जाना चाहूँगा, लेकिन तभी अगर मैं जिसके साथ जाऊँगा तो उसके बाद उसे दोबारा परीक्षा नहीं देनी होगी, है ना? मैडम 18 कहती हैं, हाँ, क्योंकि वो भी आपके साथ परीक्षा दे चुके होंगे। ठीक है, फिर मैं अपने शिदी के साथ जाना चाहूँगा। और मोरन चिवेनिंग की ओर इशारा करता है। वो अभी भी छोटा है, अगर वो अकेला गया तो मुझे उसकी चिंता होगी। और फिर देखते ही देखते रात के दौरान वो लोग मैडम 18 का पीछा कर रहे थे। मैडम 18 उन्हें गुफा की ओर ले आई थी, जहाँ की एंट्रेंस एक लाल रंग के धुएं से कवर हो रखी थी। 18 कहती है, एक बार ध्यान से आप मेरी बात सुन लीजिए। डोमेन ऑफ फींड्स में जो हमने सिनेरियो बना रखा है ये 200 साल पहले का है। उस वक्त तब एक आपदा आ गई थी, वो आपदा जिसमें पहली बार भूतों की नगरी का बैरियर टूट चुका था। और क्योंकि उस दफ़ा उस बैरियर को जल्दी रिपेयर नहीं कर सके तो काफ़ी सारे भूत और पिशाच इंसानों की नगरी में आ गए थे, जिसकी वजह से कई सारे इंसानों को चोट पहुंची थी और अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। जो इल्यूशरी क्षेत्र है ये उस सर्वाइवर की मेमोरीज पर बना है जो कि लेनान से था। जब आप इस गुफा के अंदर घुसेंगे तो आप लेनान सिटी के युद्धग्रस्त क्षेत्र में चले जाएंगे, जहां उस वक्त युद्ध चल रहा था। उस दौरान घोस्ट किंग का खात्मा हुआ था, जो कि अपनी भूत पिशाचों की आर्मी से इंसानी नगरी पर हुकूमत करना चाहता था। आप दोनों को उसी घोस्ट किंग को हराना है, उसके बाद ही आप अपने आप इस माया से बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लेनान सिटी से ही चिवेनिंग था, ये बात ध्यान रखिएगा। मोरन उसके बाद
चवन्नी की तरफ देखता है और फिर 18 की ओर देखकर मुस्कुराता है। प्रभु, मेरी उम्र तो ठीक है, मैं देख सकता हूँ, लेकिन मेरा शिदी वो बस 6 साल का है, तो वो युद्ध स्थल में युद्ध को देखे और तलवारों की आंखें नहीं होती। अगर उसको चोट पहुंची तो। तभी मैडम 18 उसकी बात को काटती हैं और कहती हैं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है मोशियांजुन, ये बस एक माया है, आपको चोट नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर आप पर हमला हुआ तो एक निशान बन जाएगा, और बाय चांस वो हमला आपके वाइटल पॉइंट पर हुआ तो आप इस परीक्षा में फेल हो जाएंगे और माया से तुरंत बाहर आ जाएंगे। ये सुनकर मुरान मुस्कुराता है। मैं समझा, फिर कोई दिक्कत नहीं, आपका शुक्रिया बताने के लिए। और उसके तुरंत बाद ही मुरान और चवन्निंग माया के अंदर घुस गए। वो गुफा पूरी काली थी, तो उसके अंदर अगर वे दोनों चल रहे थे तो उन्हें लग ही नहीं रहा था कि वे ज़मीन पर हैं, मानो वो किसी अंधेरे में कैद हो गए हों। और तभी उनकी आंखों के सामने धुंधली छवि आने लगती हैं। कई सारे लोगों के चेहरे दिखाई दे रहे थे, और जैसे ही उनके पैर ज़मीन पर टिकते हैं उन्हें समझ आता है कि अब वे 200 साल पहले लेनान शहर में हैं। उस वक्त दोपहर का समय था। वे शहर के कोने में खड़े हुए थे, जहां उन्हें सड़ी हुई बू आ रही थी, जो कि लाशों में से आती है। जो वो लेनान शहर देख रहे थे, 200 साल पहले वो पूरी जगह भूतों ने घेर रखी थी और आसपास सड़ी हुई लाशें थीं। 200 साल पहले लेनान शहर का दृश्य, जहां हर रात भूतों की भीड़ रहती थी और साथ में सड़े हुए मांस की बहुत गंदी बदबू तक रहती थी। मोरन और चवन्नी की आंखों के सामने वो शहर युद्ध की लपटों से झूलते हुए एक पुराने पन्ने की तरह उनके सामने आया। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब जो जगह उन दोनों के सामने आई है, वहाँ वो क्या करेंगे, उनकी परीक्षा कैसी जाएगी, या फिर वो दोनों फिर से कोई कांड कर बैठेंगे, ये जानने के लिए आपको देखना होगा स्टोरी बग्स पे यही कहानी डम्ब हस्की एंड हिज वाइट कैट शिजन।